अप्रैल 2025 दोपहर के 1:30 पहलगाम। बैसरन घाटी में उस दिन कोई आहट नहीं थी। पहाड़ी हवा चल रही थी, देवदार के जंगल खड़े थे, दूर तक हरी घास फैली थी। एक जोड़ा उस घास पर बैठा था। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे और वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहली बार यहाँ आए थे। वो दोनों बस बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, जैसे उस वक्त कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। तभी जंगल से 5 साए निकले, हाथों में बंदूकें और एक सवाल, तो हिंदू है या मुसलमान? विनय ने जवाब दिया, गोली चली। हिमांशी अपने पति की छाती पर झुक गईं, उसी घास पर, उन्हीं पहाड़ों के सामने। ये तस्वीर पूरे भारत ने देखी, लेकिन ये तस्वीर एक और जगह भी पहुंची। दिल्ली के एक बंद कमरे में एक आदमी ये तस्वीर देख रहा था। उन्होंने तस्वीर रखी, फाइल खोली और कुछ तय किया। उनका नाम था अजीत डोभाल, और जो उन्होंने तय किया वो पाकिस्तान ने अगले 15 दिन में महसूस किया। पहलगाम का बैसरण, लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के लंबे लंबे पेड़ और नीचे एक खुली घाटी जहां उस दिन सैकड़ों लोग थे। कोई परिवार के साथ आया था, कोई अभी अभी ब्याहा था, कोई बच्चों को पहली बार पहाड़ दिखाने लाया था। वहाँ एक अलग ही किस्म की शांति थी। दोपहर के 1:30 जंगल से 5 से 6 आतंकी निकले, सेना जैसी वर्दी, हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन, और उन्होंने वो खेल शुरू किया जो इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। उन्होंने वहाँ मौजूद हर मर्द से धर्म पूछा। जिसने कहा हिंदू, उसे गोली मार दी। जो कलमा नहीं पढ़ पाया वो भी मारा गया। शुभम द्विवेदी ने बस इतना कहा, हिंदू हूँ, और वहीं गिर गए। पल्लवी के पति मंजुनाथ को जब गोली लगी तो पल्लवी रोते हुए बोली, मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी। एक आतंकी हंसते हुए बोला, जा मोदी को जाकर बता देना। उसी भीड़ में एक घोड़े वाला था, आदिल हुसैन। आदिल मुसलमान था। जब एक आतंकी ने एक हिंदू सैलानी पर निशाना साधा, आदिल उनके आगे आ गया। बिना सोचे, बिना रुके उसने आतंकी की राइफल छीनने की कोशिश की। आतंकियों ने उसे घेर लिया। आदिल अकेला था, उन्होंने उसे मार दिया। आदिल चाहता तो बच सकता था, वो मुसलमान था, उसे कोई नहीं मारता। उसने बचना नहीं चुना। आदिल के जाने के बाद घाटी में सिर्फ रोने की आवाजें बची, बच्चों की, माओं की, उन पत्नियों की जिनके पति उनकी आंखों के सामने चले गए थे। 300 राउंड फायरिंग, 15 मिनट, 26 लोग। जाते जाते आतंकी अपने बदन पर लगे कैमरों से सेल्फी ले रहे थे। पाकिस्तान ने कहा ये आजादी की लड़ाई है। भारत ने इस बार वो बात सुनी ही नहीं। दिल्ली में फैसला हो चुका था। नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरब में थे। खबर मिलते ही उन्होंने दौरा बीच में छोड़ा, सीधे दिल्ली लौटे। रायसीना हिल्स पर हलचल मच गई। अगले दिन एक सार्वजनिक मंच से बिना कोई कागज देखे मोदी ने कहा, जो इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये भाषण नहीं था, ये ऑर्डर था, सिर्फ शब्दों में लपेटा हुआ। भारत ने पहले कूटनीतिक वार किए, सिंधु जल संधि रोकी। पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं नदियों पर टिकी है। भारत के पास अब अधिकार था, जब चाहे पानी रोके, जब चाहे छोड़े। अटारी बॉर्डर बंद हुआ, वीजा रद्द हुए, OTT से पाकिस्तानी फिल्में और गाने हटे। पाकिस्तान हर तरफ से अलग थलग हो रहा था। लेकिन ये सब असली वार की तैयारी थी। 29 अप्रैल, दक्षिण ब्लॉक का सबसे बंद कमरा, मोदी, तीनों सेना प्रमुख और अजीत डोभाल। मोदी ने थोड़ा रुककर सधी हुई आवाज में कहा, सेनाएं जो जरूरी समझे, पूरी छूट है। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी के पीछे डोभाल के दिमाग में एक पुरानी रात चल रही थी। 1999, कंधार, अफगानिस्तान। IC 814 हाईजैक हुआ था। 7 दिन, 176 जिंदगियां और एक मांग, मसूद अजहर को छोड़ो। उस रात मसूद को छोड़ना पड़ा था। डोभाल वहां थे। उन्होंने वो पल देखा था जब भारत के हाथ बंधे थे। उस रात उन्होंने खुद से एक बात कही, भारत दोबारा इतना बेबस नहीं होगा। 25 साल बाद वो वक्त आ गया था। रॉ और NTRO जुट गए। पाकिस्तान और POK में हर कैंप, हर रेडियो सिग्नल, हर हरकत रियल टाइम ट्रैक होने लगी। सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्विलेंस, जमीन पर मौजूद एजेंट। 21 आतंकी अड्डे चिन्हित हुए। डोभाल ने उन 21 में से 9 चुने, वही 9 जहां से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जहां से 26/11 हुआ था, जहां से पहलगाम के हत्यारे तैयार हुए थे। हर टारगेट की 24 घंटे निगरानी शुरू हुई। 5 मई तक पूरा प्लान तैयार था, लेकिन एक काम और बाकी था, पाकिस्तान को गलत दिशा में देखना था। 6 मई को भारत ने 244 शहरों में मॉक ड्रिल का ऐलान किया। पाकिस्तान ने समझा भारत उत्तर की तरफ से हमला करेगा। उनकी सेना उत्तर की तरफ देखती रही, और उसी रात तंजावुर एयरबेस पर एक स्क्वाड्रन चुपचाप तैयार हो रहा था। दुश्मन की नजरें उत्तर में थीं, हमला दक्षिण से आने वाला था। 7 मई 2025, रात के 1:05, दिल्ली का वॉर रूम। अजीत डोभाल स्क्रीन के सामने बैठे थे। कमरे में और भी लोग थे, लेकिन उस वक्त हर किसी की नज़र सिर्फ उन स्क्रीन पर थी। मोदी पूरी रात उनसे संपर्क में थे, हर अपडेट ले रहे थे। आसमान में भारतीय जेट उड़ रहे थे। पहला निशाना था मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, वही कैंप जहां पहलगाम के हत्यारे तैयार हुए थे। सर्विलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल आया, मिसाइल गिरी, इमारत आग में बदल गई, धुआं उठा, और वॉर रूम में एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। डोभाल ने स्क्रीन देखा, आंखें नहीं झपकाईं। पहला गया, फिर अगला निशाना, सैयदना बिलाल कैंप, जहां जैश नए आतंकी तैयार करता था। मिसाइल गिरी, गया। वॉर रूम में कोई जश्न नहीं था, बस अगला टारगेट, गुलपुर कैंप, जहां से 2023 और 2024 में तीर्थ यात्रियों पर हमले हुए थे, गया। बरनाला कैंप, जहां फर्जी ID बनाना और जंगल में छिपना सिखाया जाता था, गया। अब्बास कैंप, जहां फिदाइन तैयार होते थे, गया।
पीओके के 5 अड्डे, एक के बाद एक खत। डोभाल हर बार स्क्रीन देखते और हर बार वो 1999 वाली रात थोड़ी और पीछे जाती थी। फिर भारत ने वो किया जो पहले कभी नहीं किया था, इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया, खुलकर, बिना माफी मांगे। सियालकोट में जैश का सर्जिकल कैंप गया, वही कैंप जहां मार्च 2025 में 4 भारतीय सैनिकों को मारने वाले आतंकी तैयार हुए थे। मुरीदिके में लश्कर का मरकज़ तैयबा गया, वही जगह जहां 2008 के मुंबई हमले के लिए कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। और सबसे आखिर में बहावलपुर, बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, मरकज़ सुभान अल्लाह, जहां से 2001 का संसद हमला हुआ था, जहां से पुलवामा की साजिश रची गई थी, जहां मसूद अजहर पला था। एक मिसाइल गिरी और वो अड्डा जमीन पर आ गया। डोभाल ने स्क्रीन देखा, लंबी सांस ली। 1999 में कांधार में जब मसूद को छोड़ना पड़ा था, उस रात उन्होंने खुद से एक वादा किया था। आज वो वादा पूरा हुआ। 25 साल बाद 9 अड्डे, 100 से ज्यादा आतंकी, 25 मिनट। लेकिन 25 साल का एक और हिसाब उस रात बाकी था। जब सुबह हुई तो पता चला कि इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई मारा गया था, अब्दुल रऊफ अजहर, वही जो IC-814 हाईजैक का दिमाग था। मसूद के 2 साले मारे गए, जैश के सीनियर कमांडर, कुल 10 रिश्तेदार एक ही रात में। मसूद अजहर जो कभी भारत को खुलेआम ललकारता था, वो टूट गया। उसने कहा, काश मैं भी उनके साथ मारा जाता। यही वो आदमी था जिसे 1999 में छोड़ना पड़ा था, जिसने जैश बनाई, जिसने संसद पर हमला करवाया, जिसने पुलवामा किया, जिसकी वजह से 40 जवान घर नहीं लौटे। उसके मुंह से ये शब्द निकले तो समझो ऑपरेशन कितना गहरा था। और पाकिस्तान जो अब तक चुप था, वो अब घबरा गया था। ऑपरेशन से 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा था, चैन से सो जाओ, PAF जाग रही है। 3 घंटे बाद उन्हें पता चला कितनी गहरी नींद में थे। पाकिस्तान ने पलटवार किया, ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी भारत के रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों की तरफ। भारत के S-400 ने उन सबको हवा में ही रोक लिया। पाकिस्तान ने फाइटर जेट भेजे, भारत ने उनके 5 मार गिराए। लाहौर का एयर डिफेंस रडार एक सटीक हमले में बंद हुआ। पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 10 मई की शाम पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO को हॉटलाइन पर फोन किया। उनकी आवाज में वो अकड़ नहीं थी। सीज फायर, भारत ने शर्तें रखी, पाकिस्तान ने मानी। और उस सीज फायर के कुछ घंटे बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और जवाब दिया, इस बार बिना किसी मिसाइल के। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कुछ घंटों बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर 2 अफसर खड़ी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना, मुसलमान, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारतीय वायुसेना, हिंदू, दोनों एक साथ एक मंच पर। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा था। उन्होंने सोचा था ये देश टूट जाएगा। भारत ने जवाब दिया इस तस्वीर से। दोनों अफसरों ने वीडियो सबूत के साथ दुनिया को बताया, 9 अड्डे, 9 हमले, सटीक, कोई नागरिक नुकसान नहीं, सिर्फ वही जो तय था। दुनिया ने देखा और पाकिस्तान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। बाद में मोदी ने देश से कहा, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, हमने आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। वो तस्वीर जिससे ये कहानी शुरू हुई। हिमांशी उसी घास पर अपने पति के पास। विनय नरवाल उस दिन चले गए, शादी के 6 दिन बाद। हिमांशी के माथे का सिंदूर उस दिन उजड़ा था। भारत ने उस हिसाब को बहावलपुर की राख में चुकाया। लेकिन एक सवाल बाकी है, पाकिस्तान की उस जमीन पर आज भी वो लोग हैं जो नए अड्डे बना सकते हैं, नए नाम, नई साजिशें। ऑपरेशन सिंदूर ने उन्हें रोका, लेकिन उस सोच का क्या जो उन अड्डों को बनाती है? वो सोच अभी जिंदा है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें